वी आर स्टार्टिंग बिजनेस लॉज के अंदर यूनिट नंबर 4 विच इज़ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. बट वी आर एसेंशियली ट्राइंग टू फोकस इस कि हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ट्राई करेंगे कि एंटायर चैप्टर गेट्स कवर्ड, मेजर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब कवर हो जाए so that we have a fair good understanding and preparation for the exam. Okay, let's start. The first question, very basic, this difference between sale and agreement to sell. देखो, आपको पता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब या तो आप पूरा ट्रांसफ़र कर दे रहे हो गुड्स को, या फिर आप बोल रहे हो कि मैं फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र करूँगा, या किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बोल रहे हो कि ट्रांसफ़र कर दूँगा. ऑल दैट इज़ बेसिकली यू आर अग्रीइंग टू ट्रांसफ़र, है ना, कि अग्री कर रहे हो कि कर देंगे. ऑल राइट. तो अब फ़र्क क्या है सेल्स एंड एग्रीमेंट में. सेल में क्या लिखोगे कि इट इज़ एग्जीक्यूटेड, मतलब ऑलरेडी हो गया. जैसे यहाँ पे लिखा है ए बाइज अ कार फ्रॉम अ डीलर, ड्राइव्स इट अवे आफ्टर पेइंग द प्राइस. मतलब पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, कार घर लेके चला गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है. बट एग्रीमेंट के अंदर ओनरशिप इज़ येट टू ट्रांसफ़र. अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, अभी एग्री किया है बेसिस सर्टन कंडीशन, या फिर बेसिस सम फ्यूचर डेट, कुछ भी हो सकता है उसका क्राइटेरिया, राइट. सो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है. ए अग्रीज टू बाय अ मशीन फ्रॉम बी प्रोवाइडेड बी फिनिशेज असेंबलिंग इट. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि दो कंडीशंस आ जाती हैं यहाँ पे. या तो आपने कंडीशंस वाला बात करनी है या फ्यूचर डेट वाली बात करनी है. ये इन दो चीज़ों में आप बोलोगे कि दिस इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल, राइट. देन आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, प्रॉपर डिफरेंस. तो डिफरेंस देखो, एक तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला ये एग्जीक्यूटेड है, वो एग्जीक्यूटरी है, अभी होना है, राइट. मतलब ओनरशिप इज़ येट टू ट्रांसफ़र, राइट. सो दैट इज़ वाई एग्जीक्यूटरी, राइट. नेक्स्ट इज़ राइट टू सू. यहाँ पे हम बाय सेलर बताते हैं बेसिकली कि कब राइट आएगा सू करने के लिए. देखो, हाँ, से कॉन्ट्रैक्ट में तो बस ऑब्वियसली आप प्राइस को लेके ही कुछ कर सकते हो, है ना. जब ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो चुकी है तो उसके अलावा आप कुछ भी नहीं है ना. मान लो वो सामने वाला पैसे ही नहीं दे रहा है, या ऐसे कुछ भी प्राइस रिलेटेड है, देन यू कैन सू, सेलर कैन सू. एग्रीमेंट टू सेल में आप दो चीज़ों में करते हो. एक होता है डैमेजेस, ये लिखा, एंड दूसरा होता है नॉन परफॉर्मेंस. या तो कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं रहे हो, देन सू कर सकता है वो, राइट, सेलर. उसके पास राइट होता है. देन राइट्स क्रिएटेड, ये चीज़ समझना. यहाँ पे बोलते हैं जस इन रेम और यहाँ बोलते हैं जस इन पर्सोनेम. फ़र्क क्या होता है. जस इन रेम मतलब आई एम अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, मेरे पास सेल हो गया, मतलब सेल के अंदर अब मेरे पास है वो चीज़. नाउ आई हैव ऑल द राइट्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड कोई भी मतलब उस पर मेरा हक है, उसका पूरी दुनिया पे किसी और का नहीं है, मेरा हक है. सो यू हैव द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बिकॉज बायर इज़ द ओनर, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है. बट जब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे राइट इज़ ओनली अगेंस्ट दी सेलर. एक ही पर्सन के अगेंस्ट आपका हक है, नॉट अगेंस्ट दी एंटायर वर्ल्ड, राइट. मतलब सेलर के अगेंस्ट क्यों है कि वही कि मान लो सेलर कुछ चीज़ें नहीं कर रहा जो एग्रीमेंट में बोली थी कि वो करेगा, तो आप फिर अगेन मैंने बोला जैसे कि यू हैव द राइट टू सू एंड ऑल. सो आपका राइट सिर्फ उसी बंदे के लिए रिस्पेक्ट में है, बिकॉज अभी तक एग्रीमेंट ही हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है उस पर्टिकुलर चीज़ की, राइट. नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ लॉस. बेसिकली ये देखो कि मान लो ए ने बी को गुड्स दिए हैं, राइट. सो बी इज़ बेसिकली द बायर, ए इज़ द सेलर. गुड्स एसेंशियली बी के पास होने चाहिए बिकॉज ये सेल है, राइट. बट मान लेते हैं यहाँ पे कि गुड्स जो हैं वो अभी ए के पास ही पड़े हैं. अब उन गुड्स को कुछ अगर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रिस्क है किसके हाथ में, बी का है रिस्क. रिस्क विल बी बॉर्न बाय बी, बिकॉज भाई सेल हो चुका है. अब वो उसकी सिरदर्दी थोड़ी है एक ही कि बी लेके नहीं गया उसको घर. सेल हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है. अब पोजेशन किसी के भी पास हो, आई डोंट केयर, ओनरशिप जिसके हाथ में है, ओनर उसका रिस्क उसी के हाथ में है, राइट. सो बिकॉज यहाँ पे बी इज़ द ओनर, सो रिस्क ऑफ लॉस इज़ विद बी इवन इफ द पोजेशन इज़ विद ए. बट अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो वहाँ पे अगर मान लो ये एग्रीमेंट टू सेल है तो ओनरशिप किसके हाथ में है, ए के हाथ में है. तो फिर पोजेशन अगर बी के पास है, मतलब अभी सेल नहीं हुआ, फिर भी मान लो
कि पोजेशन बी के पास है, गुड्स बी के घर में पड़े हुए हैं बट अभी प्रॉपर सेल नहीं हुई है, तो अगर गुड्स को कुछ हो जाता है देन ए इज़ द वन हु विल बियर द रिस्क, बिकॉज अगेन रिस्क विल बी borne बाय द वन हु हैज़ द ओनरशिप irrespective of who has the possession. तो बिकॉज सेल के अंदर ओनरशिप इज विद बी, सॉरी विद, हाँ बी के पास ओनरशिप है, तो वो रिस्क बियर करेगा इवन इफ द पोजेशन इज विद ए. इस केस में एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप इज विद ए, सो ए विल बियर द रिस्क ऑफ लॉस इवन इफ द पोजेशन इज विद बी. आई होप ये समझ गए होगे, नहीं तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके समझ लेना. इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, वेरी सिंपल. देखो बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता, सेलर को फिर भी गुड्स तो देने ही पड़ेंगे, बट किसको देगा अब वो, या तो ऑफिशियल असाइनी को या रिसीवर को, है ना. ये रिसीवर बेसिकली कोर्ट अपॉइंट करते हैं ना जब इंसॉल्वेंसी वगैरह हो जाती है. एंड ऑब्वियसली क्लेम क्या करेगा, रेटेबल डिविडेंड. ये टर्म याद रख लो, रेटेबल डिविडेंड. इट इज़ नथिंग बट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना बनता है, बिकॉज इंसॉल्वेंसी के बाद यही होता है क्राइटेरिया सब चीज़ों को लेके. सो एवरीथिंग इज़ बेसिस प्रोपोर्शनेट, कि इसको कितना जा रहा है तो उस बेसिस पे मिल जाएगा. अग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली अब आपके हाथ में है, ओनरशिप तो अभी ट्रांसफ़र हुई नहीं है, सो यू कैन ऑल एनी टाइम रिफ्यूज़ कि मैं डिलीवर ही नहीं कर रहा हूँ गुड्स, यू नो, अनलेस हाँ पेड फॉर, पेमेंट दो मुझे तो ही मैं दूंगा. ऑब्वियसली सेलर वो क्यों करेगा जब तक एग्रीमेंट ही है, पूरा सेल नहीं हुआ है. वाई विल सेलर बी लाइक कि मैं पूरे पेमेंट ना लूँ अपने गुड्स की. सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर अगेन वो भी सोशल असाइनी या रिसीवर किसी से भी लेगा, बिकॉज सेल है ना ये तो, दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, एग्जीक्यूटेड है ये तो ऑलरेडी. जब एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो अगेन रेटेबल डिविडेंड ही क्लेम कर सकता है, प्रोपोर्शनेट, बेसिकली सेलर के जितने भी एसेट्स होंगे उसका प्रोपोर्शनेट जितना बनता होगा उतना वो क्लेम कर सकता है. ठीक, इंसॉल्वेंसी के बाद का केस यही होता है. सेकेंड क्वेश्चन देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, व्हेन कैन द ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड ब्रीच ऑफ वारंटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं वो आपसे. देखो क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, उसमें टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो बोलते हो बेसिकली. सो टर्म्स दो टाइप की होती है, कंडीशन और वारंटी, राइट. कंडीशन यानी मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेटेड है. जैसे कि मान लो आप एक बाय कर रहे हो किसी कार का मॉडल, 2024 का मॉडल आपने बोला था कि खरीदना है, बट आपको बाद में पता चलता है कि वो 2023 का मॉडल है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बिकॉज मेन पर्पस ही आपका क्या था, 2024 का मॉडल और इसे 23 का दे रहा है, तो इट इज़ मेन जो कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल ही कुछ गलत है, दैट इज़ ब्रीच ऑफ कंडीशन. अगर वारंटी की बात करूँ, वारंटी इज़ रिलेटेड टू सम सब्सिडरी या कोलेट्रल पर्पस, बेसिकली मेन नहीं बट उसका कोई सब छोटा अनरिलेटेड तो नहीं, रिलेटेड प्रोडक्ट से ही होगा बट मेन चीज़ वो नहीं होती. जैसे कि मान लो आप कार बाय कर रहे हो, उसके अंदर डोर पे कोई स्क्रैच है, अब इस बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो पूरा ही कार का ख़रीदने का मकसद ही था कि स्क्रैच ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, राइट. सो ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ ब्रीच ऑफ वारंटी, कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे केयर स्क्रैच फ्री कार मिलेगी बट एक जगह पे स्क्रैच है, इट मीन्स दिस इज़ ब्रीच ऑफ वारंटी, राइट. सो अगेन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई 2024 का बोल के 2023 का मॉडल दे दे तो आप क्या बोलोगे, नहीं लेनी भाई, मुझे कैंसिल करो इस पूरे को, बिकॉज क्या कॉन्ट्रैक्ट ही झूठ झूठ पे था, राइट. सो कैंसिल करो. वारंटी में क्या बोलोगे, स्क्रैच है तो क्या बोलोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेजेस क्लेम करोगे, राइट. सो कॉमन सेंस के ही बेसिस पे आप चलो कि ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, दोनों में क्या चीज़ें होती हैं. सो देखो कंडीशन मैंने बोला एसेंशियल टू द मेन पर्पस, है ना, मेन चीज़ है. वारंटी इज कोलेट्रल या सब्सिडरी, है ना, सेकेंडरी चीज़, राइट. अगर ब्रीच हो जाए देन यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली कैंसल, रिप्यूडिएट, रिजेक्ट, कुछ भी कर सकते हो. अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाए तो आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. थर्ड जो है दैट इज़ ट्रीटमेंट. अब देखो ब्रीच ऑफ वारंटी है, मान लो कोई स्क्रैच वाली चीज़ है, कैन यू एवर कंसिडर इट एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. ऑब्वियसली सेकेंडरी चीज़ का ब्रीच को तो आप प्राइमरी नहीं दिखा सकते हो, राइट. स्क्रैच को बोल के आप पूरी गाड़ी नहीं बदलवा सकते हो कि
बदलवा इन द सेंस कि ये नहीं बोल सकते कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। सो ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, है ना, बिकॉज ये तो सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी चीज़ को आप प्राइमरी तो कभी नहीं भी ट्रीट कर सकते हो, राइट। सो यू कैन जस्ट क्लेम damages, you cannot cancel the contract, right? But in certain cases breach of condition can be treated as breach of warranty, कि कोई इतनी मेन प्राइमरी चीज़ हो गई जो गलत थी, बट यू कैन बी लाइक कि कोई बात नहीं, मेरे को 2024 का बोल के आपने 23 का दिया, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे 23 वाले से प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज मुझे उसका रिकवरी कॉम्पनसेशन कुछ आप दे दो तो मैं शायद ठीक ही हूँ 2023 के मॉडल में भी। इस ये बोल के मैंने क्या किया, आई ट्रीटेड अ ब्रीच ऑफ कंडीशन विच वॉज अ प्राइमरी चीज़ का ब्रीच एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एज अ सेकेंडरी चीज़ कि मुझे उसका डैमेजेस वगैरह क्लेम करवा दो, आई एम फाइन विद इट, राइट। यानी कि आप कैंसल ना करवा के सिर्फ डैमेजेस क्लेम करवा रहे हो या कोई भी क्लेम कर रहे हो कि मैं उसमें ही मान जाऊंगा, ठीक है, ये तो अलाउड ही है ना। अगर अब आप ही बोल रहे हो कि मुझे नहीं करना कैंसिल, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, राइट। आपको लेना है 2023 का मॉडल, आप रख लो। सो ये किस किस केस में हो सकता है, देखो दो ही चीज़ में। वेवर बाय बायर, ऑब्वियसली ये बायर की डिस्क्रिशन पे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर बायर ही बोल दे कि ठीक है मुझे 2024 का नहीं 23 का भी चलेगा, प्रोवाइडेड तुम मेरे को सो एंड सो चीज़ें दे दो, then obviously it is fine. So the buyer receives 2023 car, but instead of rejecting it, it chooses to keep it and demand compensation for the difference in value. So here क्या किया उसने, ब्रीच ऑफ कंडीशन था एक्चुअल में, प्राइमरी चीज़ का ब्रीच, बट उसने उसे सेकेंडरी चीज़ का ब्रीच जैसे क्लेम करके रफा दफा कर दिया, राइट। सो इट इज़ वन कंडीशन। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अब मान लो, एक एग्जांपल से समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेशली इसीलिए। एक फार्मर है, वो 500 बैग्स खरीदता है फर्टिलाइज़र के, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, यूज़ भी कर लिया उसमें से 100 बैग, बट देन उसे पता चलता है कि कोई कंडीशन की ब्रीच है, कि मान लो उसने बोला था कि मुझे सो एंड सो ब्रांड के देना, बट वो किसी और ही कोई और ही चीज़ थी, राइट। सो अब क्या वो उसको पूरा बोल सकते हैं नहीं है तो कैंसिल होगा पूरा चीज़, नहीं। ही कैन नो लॉन्गर रिटर्न द रिमेनिंग 400, लेकिन वो ऑब्वियसली पूरे उसका जो डैमेजेस हैं वो वगैरह क्लेम कर सकता है, राइट। वो वापस 400 नहीं दे सकता बिकॉज सेल तो हो चुका है अब वो, बट डैमेजेस वो ज़रूर क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ है सो एंड सो आपको कुछ क्लेम डैमेज मेरे को देना पड़ेगा, राइट। सो अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइमरी चीज़ का फॉल्ट था, ब्रीच था, लेकिन आपने उसको ट्रीट कैसे कर लिया, एज अ सेकेंडरी, वो कि डैमेजेस क्लेम से रफा दफा कर दिया। सो दिस इज़ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट सेवरेबल। सेवरेबल यानी डिविजिबल। सो नॉट सेवरेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, मतलब 500 बैग्स हैं तो वो एक साथ ही हैं, राइट। आप उसको 100 यूज़ करके 400 वापस नहीं दे सकते, राइट। सो दैट इज़ फाइन, ठीक है जी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। क्या होता है, ये डॉक्ट्रिन, इसको एक्सप्लेन करना है एंड देन डिस्कस द एक्सेप्शंस वेयर द सेलर इज लाइबल, राइट। ये रहा, आई शुड हैव एडेड इन द लास्ट पेज, बट आई थिंक कुछ पीडीएफ बनाते हुए इशू हो गया। Anyways, by the way, I can share this PDF with you in case you want, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एंड इवन फॉर दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस एंड और भी जो हैं आपके, आई विल शेयर सारे नोट्स मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, राइट। ओके, सो व्हाट इज़ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। देखो, इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लैटिन मैक्सिम। मैक्सिम एक्जियम्स, आपको एक्जियम्स आपको पता ही हो क्या होते हैं, नहीं तो बस समझ लो इसका मतलब है लेट द बायर बी वेयर। मतलब इट इज़ द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, थोड़ा है ना ऐसा। बायर आंख बंद करके चीज़ें लेगा बिना कुछ देखे आगे पीछे, तो फिर बाद में बायर आके विक्टिम नहीं बन सकता कि ओ मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। मतलब बेसिक इसका जिस्ट यही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर, यानी कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इट इज़ बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
to identify the goods, find the fault in them and determine if they are acceptable. आपको एक्सेप्टेबल हैं तो ही आप लोगे, तो वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं इसका जजमेंट तो आपको खुद को करना है। उसमें कोई फॉल्ट है नहीं है ये चीज़ तो आपको ढूंढनी है। आप पहले खुद लेके जाके एक्सेप्टेबल मान के उसको एक्सेप्ट करके घर ले जाके फिर बाद में ये नहीं बोल सकते कि आपने बताया नहीं था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, राइट। सो यहाँ पे सेलर बिल्कुल ही फ्री है, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकता सेलर कोई, है ना, ऐसे धोखाधड़ी से। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंस में बायर हैज़ टू बी लिटिल अवेयर अबाउट हिज आगे पीछे, राइट। सो द सेलर इज़ नॉट लायबल। इस डॉक्ट्रिन का मतलब तो यही है ना, लेट द बायर बिवेयर। सो यू विल राइट दैट फ्रॉड वगैरह तो चलो ठीक है, बट अदरवाइज इस डॉक्ट्रिन के अंडर वी से दैट बायर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ सो एंड सो थिंग्स। आइडेंटिफाई करना है, फॉल्ट फाइंड करना है, एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसका जजमेंट उसको लेना है। सेलर इज़ नॉट लायबल to the buyer for any defect in the goods. Seller is not obligated to disclose the defects or inquire about the buyer's specific needs. कि बायर को अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी और सेलर हर बार पर हर उससे जाके बंदे से पूछेगा थोड़ी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। सो इफ़ अ बायर परचेजेस एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर आफ्टर इंस्पेक्टिंग इट, नाउ सेलर इज़ नॉट लाइबल। अगर बाद में वो बोले ओ मैंने तो ख़रीद लिया बट मुझे घर जाके पता चला इसका मोटर फेल हो गया एक वीक बाद, या इसका ये लाइट नहीं चल रहा, बल्ब नहीं चल रहा, आई डोंट नो, बिकॉज सेलर बोलेगा आपकी जिम्मेदारी थी, मैं ऑब्लिगेटेड नहीं हूँ मैं आपको सारे लिस्ट दूँ इसमें ये डिफेक्ट्स हैं या नहीं है, राइट। यू आर वेल अवेयर, यू शुड बी अवेयर। आपको पहले सारी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन खुद करनी चाहिए थी। दिस इज़ व्हाट दिस डॉक्ट्रिन सेज, राइट। केस लॉ का एक एग्जांपल है वॉर्ड वर्सेस हॉब्स, ये आपको बुक में मिल जाएगा, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द केसेस इन डिटेल, बट यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है पिग्स वर sold with all faults. The seller was not held liable even though they had typhoid fever and infected the buyer's other pigs because they were not implied, there was no implied warranty of health. सेलर ने कहीं पे भी पिग्स को बेचते वक्त लिख के नहीं दिया कि हाँ मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपका कोई पिग मेरे पिग से बीमार नहीं होगा, ऐसा लिख के तो ऑब्वियसली नहीं दिया था। जब तक लिख के नहीं दिया तो फिर कुछ भी हो तो उसे क्या है ना। तो बायर हैज़ टू बी अवेयर, इट वॉज बायर्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा अनफेयर लग रहा होगा, उसी के लिए नेक्स्ट चीज़ आ रही है एक्सेप्शंस टू कैविएट एम्प्टर, यानी कि वेयर द सेलर इज़ लाइबल। हर जगह सेलर बोल दे कि हाँ लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर, तो मैं कुछ भी कर लूँ, है ना, नहीं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे सेलर इज़ लाइबल। अब वो क्या है वो देखो, यानी कि दिस इज़ एक्सेप्शंस टू द कैविएट एम्प्टर, राइट। फर्स्ट, फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस, यानी कि ये चीज़ आप मान के चलते हो कि गुड्स विल बी फिट फॉर द पर्टिकुलर पर्पस अगर बायर expressly या impliedly makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required। मैंने आपको किसी भी टाइम पे अगर ख़रीदते हुए चीज़ ये चीज़ बोली एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली कि मेरी सो एंड सो नीड है और आप फिर भी चुप रहते हो या मेरे को नहीं बताते हो कि ये चीज़ ये फुलफ़िल नहीं करेगी प्रोडक्ट, देन यू आर एट फॉल्ट, राइट। या सेकेंड चीज़, रिलाइज ऑन द सेलर स्किल्स। इन केस बायर भोला भाला इंसान है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सेलर के ही जजमेंट और स्किल्स पे अपना बाइंग डिसीजन ले रहा है, तो सेलर का बनता है कि वो अपना सब कुछ बेसिकली बता दे एंड देन सेलर लायबल होगा, है ना, कि भाई क्योंकि बायर वॉज एक्सप्रेसली रिलाइंग ऑन योर जजमेंट, राइट। सो उस केस में यू आर लायबल अगर कोई झूठ वूठ कुछ निकलता है। गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन दैट द सेलर टिपिकली सप्लाइज, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हाँ यूजुअली सेलर ये वाला ऐसे ही यही देता है, तो कोई एक्सेप्शनल केस में आप उसको अगर कुछ फंसा रहे हो देन ऑब्वियसली इट इज़ मैलिशियस इंटेंट, तब सेलर नहीं छूट छोड़ा जाएगा, है ना, सेलर की गलती मानी जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, अ बायर से आस्क्स अ सेलर ऑफ पेंट्स फॉर अ वाटर प्रूफ पेंट ऑफ एन आउटडोर वॉल रिलाइंग ऑन सेलर्स रिकमेंडेशन। अब उसने बोल दिया ना अपना एक्सप्रेसली बता दिया कि उसे वाटर प्रूफ चाहिए, उसके बाद भी अगर पेंट वाटर प्रूफ नहीं निकलता तो सेलर लायबल माना जाएगा, राइट। देन
merchantable quality. अगर goods are bought by the description from a seller who deals in goods of that description, तो माना ही जाएगा ना implied वे में कि आप वही दे रहे हो. मतलब मान लो मैं किसी होलसेल वाली दुकान पे जाता हूँ, मसाले बेचते हैं जो एडिबल चीज़ें बेचते हैं. मैंने उन्हें बोला कि मुझे सो एंड सो एक वो चीज़ दे दो, येलो वाली कोई जाके मैंने चीज़ बोली, मैं कहा ये मुझे दे दो. सोचा मैंने कि वो हल्दी होगी, बट घर जाके देखा तो वो मान लो कुछ और ही निकला जो एडिबल ही नहीं था. तो अब मैं बोल सकता हूँ ना कि यार आई बॉट अ गुड्स जो कि आप यूजुअली जिसमें डील करते हो, मसाले की दुकान है तो वो हल्दी ही होगी. बट अगर वो कोई नॉन एडिबल कुछ और पाउडर कलर था, तो वो मेरी गलती थोड़ी है कि आप मसाले की दुकान पे कलर भी अलग से बेचते होगे. मैं सोचूंगा ऐसा, मतलब जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया मैंने, राइट. सो इम्प्लाइड कभी कभी हो जाता है ना कि अगर आप यूजुअली वही चीज़ें बेचते हो, आप गुड्स उसी टाइप के ही बेचते हो, देन आई विल अज्यूम दैट यू आर सेलिंग दैट. सो गुड्स मस्ट बी ऑफ रीजनेबली सेलेबल और फिट फॉर जनरल यूज़. एग्जाम्पल, अ वॉच मस्ट एक्चुअली कीप टाइम. मतलब मान लो एक वॉच की दुकान पे जा रहा हूँ और वहाँ पे एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, घर जाके दिखता है ये तो टाइम ही नहीं दिखाती है. सो आई एम रीजनेबली एक्सपेक्टिंग समथिंग, राइट, कि वॉच है तो घड़ी में है तो टाइम दिखेगा ही मुझे. बट वो भी नहीं दिख रहा, तो सेलर इज लाइबल भाई कि ये क्या कर रहे हो आप, राइट. सो एग्जाम्पल, अ बायर परचेजेस प्रेशर कुकर बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ होम गुड स्टोर. इफ द लिड डज नॉट फिट प्रॉपरली मेकिंग इट अनयूजेबल, देन इट इज़ नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड द सेलर इज लाइबल. या ऑब्वियसली ये भी, राइट. होलसमनेस, अब फूड स्टफ की जब बात हो जाती है, तो देर इज़ अगेन इम्प्लाइड कंडीशन कि वो फूड से रिलेटेड है तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही है, एडिबल है ना. सो इफ़ अ मिल्क कंटेन सम टाइफाइड जर्म्स और कॉजेज इंजरी, ऑब्वियसली सेलर लाइबल है, बिकॉज यू कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट कि फूड स्टफ तो आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होगा ही. यूसेज ऑफ ट्रेड, अब मान लो कि एक स्पेसिफिक ट्रेड कस्टम है किसी गुड्स को लेके, जो ये बोलता है कि जूट बैग्स मस्ट विद स्टैंड अ सर्टेन वेट, है ना, कि एक जूट बैग में 5-7 किलो का सामान एक आ ही जाता है. सो वो कंडीशन जो है वो इम्प्लाइड है, इवन इफ इट्स नॉट स्टेटेड. आप मान के चलोगे कि अगर एक जूट बैग खरीद रहे हो तो वो 6 kg फिर होल्ड करेगा ही. सो एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी मे बी अटैच्ड बाय द कस्टम और यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड. देन फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही बताया था, इफ़ द सेलर इज़ obtaining बायर का कंसेंट बाय सम फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, डिसऑनेस्ट, अनट्रू स्टेटमेंट्स, देन ऑब्वियसली उस केस में आप नहीं बोल सकते कि बायर शुड हैव बीन अवेयर, राइट. सो दैट इज़ नॉट अवेलेबल ए वैलिड थिंग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अगेन थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन से ही मैच करता हुआ इसका आंसर है. इम्प्लाइड कंडीशंस यानी कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, आप मान के चलोगे कि ये चीज़ें तो इम्प्लाइड ही हैं, मुझे एक्सप्रेसली इसको बताने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है. पहला, कंडीशन एज टू द टाइटल, यानी कि इफ़ ए सेल्स अ कार टू बी विच ए डज नॉट ओन. मान लो ए कोई अब किसी से चोरी करके गाड़ी लेके आया है एंड देन वो बी को बेच रहा है. बी कैन रिजेक्ट द कार बिकॉज टाइटल इज़ नॉट ब्रीच, टाइटल इज़ ब्रीच्ड, मतलब कि आपका है ही नहीं तो आप मुझे कैसे बेच रहे हो, राइट. सो इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आप मुझे बेच रहे हो तो वो चीज़ आपकी है, टाइटल आपका होना चाहिए उस पर. सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट इज़ इम्प्लाइड दैट द सेलर हैज़ द राइट टू सेल दोज गुड्स. Seller will have the right to sell the goods when the ownership is due to pass, right. Condition as to description, अब मान लो an order for basmati rice 100 kg, if the seller delivers 100 kg of ordinary rice, condition is breached obviously because इन अ सेल मेड बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने कैटलॉग स्पेसिफिकेशन या जो भी अपने अग्रीमेंट में ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आपको सर्टेन टाइप की कोई चीज़ चाहिए और वो टाइप की चीज़ आपको नहीं मिलती है, ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्रीच, राइट. सो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, मतलब आप इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है कि जो आप डिस्क्रिप्शन दोगे वही आपको मिलेगा. सो इफ़ द सेल इज़ बाय सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट कॉरिस्पॉन्ड विद बोथ सैम्पल एंड द डिस्क्रिप्शन. आपने सैम्पल देख के बोला कि हाँ ये मेरे को ठीक है, ऐसे ही चावल और दे दो,
तो इट इज़ इम्प्लाइड कि वो जो सैंपल जिस टाइप के थे वही आपको और भी वही उसी टाइप के देगा। अगर वो नहीं दे रहे तो अगेन इट्स अ रॉन्ग थिंग। राइट, सो नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ फिटनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया। राइट, सो नेक्स्ट इज क्वालिटी और फिटनेस। आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर एज वेल कि ऐसे तो कैविट एम्पर होता है कि बायर हैज़ टू बी बिवेयर, बट अगेन अगर बायर कोई बता देता है किसी तरीके से कि हाँ मुझे वाटर प्रूफ पेंट ही चाहिए, देन ऑब्वियसली इट इज़ इम्प्लाइड कि आई एम रिलाइंग ऑन योर जजमेंट। मैंने तो बोल दिया वाटर प्रूफ, नाउ इट इज़ योर जजमेंट कि आप डिसाइड करो कि आपके पास कौन सा वाला वाटर प्रूफ है एंड आप मुझे वही दो। सो यहाँ पे गुड्स मस्ट फिट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, राइट। देन मर्चेंटेबिलिटी भी मैंने पिछले वाले में ही समझा दिया था कि है ना, अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डीलर, है ना, जो डील ही उसी टाइप के गुड्स में करता है, देन यू कैन से कि हाँ जिस क्वालिटी में वो डील करता है उसी टाइप का होगा आपका, है ना। यानी कि रीजनेबली सेलेबल एंड फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट्स दैट आर नॉट अपेरेंट, राइट। सो दिस मच यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट, आप जाओगे कुछ खरीदने तो। सेल बाय सैम्पल है, ये अच्छे से समझना। देखो, अगर सैम्पल यानी स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ द बल्क, कि हाँ मेरे पास 100 किलो चावल है, मैं आपको थोड़े से उसमें से ला के दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट इम्प्लाइड फॉर्म में ही कि हाँ ऐसा, तो ऑब्वियसली इट द बल्क विल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैम्पल की क्वालिटी। बल्क विल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग विद द सैम्पल, है ना, बल्क और सैम्पल कंपेरेबल ही होंगे। गुड्स विल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट, मतलब सैम्पल में डिफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप मान के चलोगे कि गुड्स बल्क वालों में भी डिफेक्ट नहीं ही होगा, है ना। हिडन डिफेक्ट दैट वुड नॉट बी अपेरेंट अपॉन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैम्पल, कि अगर सैम्पल से मुझे वो नहीं दिख रहा तो ऑब्वियसली वो बल्क में भी नहीं है। एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ wheat based on a sample, if the bulk delivery contains wheat that is wet inside, which is a latent defect, then obviously the condition is breached. So right, next question पे चलते हैं। Question fifth, no seller can convey to the buyer a better title than what he himself possesses. Comment and state exceptions. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली ये समझ भी नहीं आता है लोगों को कि ये बोलना क्या चाह रहा है या क्या मांग रहा है। देखो, यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि कोई भी सेलर बायर को ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो वो उसके पास नहीं है। मतलब अगर ए बी को कुछ गुड्स सेल कर रहा है तो आप मान के चलोगे ना कि वो गुड्स ए की खुद के हैं। नोबडी विल अज्यूम कि ए ने कहीं से चुराए होंगे, वो मुझे दे रहा है, या ए ने कहीं ऐसे ही उठा के ले आया और मुझे दे रहा है ना, ऑब्वियसली। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट इट इज़ अ जनरल रूल, यू कॉल इट नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, अगेन इट्स अ मैक्सिम लैटिन का, विच मीन्स दैट नो पर्सन कैन गिव दैट वॉट ही हैज़ नॉट, जो उसके पास खुद नहीं है वो किसी को नहीं दे सकता। General rule means no, only the owner of the goods can sell them. If a known owner like thief या finder, कि मुझे कहीं पे पड़ा हुआ मिल गया और मैंने किसी और को वो दे दिया, सेल कर दिया, then the buyer acquires no better title than the seller had, even if the buyer purchased in good faith. तो अगर ए ने चुराया हुआ सामान बी को दिया तो ए के पास जो टाइटल था कि मेरे पास, मेरा वो खुद का नहीं है, यानी कि ओनर का टाइटल, जब टाइटल ट्रांसफ़र होगा, सेल करता क्या है, टाइटल ट्रांसफ़र करता है। अगर ए ओनर है और उसने सेल कर दिया तो बी ओनर बन जाएगा। बट अगर कोई ए का चुराया हुआ सामान या ए ने कहीं से ढूंढा सामान, वो वाला ट्रांसफ़र कर रहा है, वो वाला सेल कर रहा है, तो बी भी ओनर नहीं बनेगा उन गुड्स का। बी विल नॉट बी दी ओनर बिकॉज ए ही ओनर नहीं था, तो उसने टाइटल ट्रांसफ़र कर भी दिया तो भी बी ओनर नहीं बना। सो वी से दैट, लेट्स से ए स्टील्स बीज बाइसिकल, सेल्स इट टू सी बाइज इट बिलीविंग दैट ए इज द ओनर, सो बी कैन स्टिल रिकवर द बाइसिकल फ्रॉम सी बिकॉज ए हैड नो टाइटल टू पास। सो अगर चाहे बी की साइकिल चुराई गई थी ना, तो बी चाहे तो वो अभी भी सी से ले सकता है। सी ये नहीं बोल सकता कि नहीं अब तो इसका ओनर मैं हूँ क्योंकि सेल हो गया मुझे, तो अब मैं ओनर बन गया, नहीं। आपने टाइटल ही
लिया था ए का, और ए खुद ही ओनर नहीं था, तो ऑब्वियसली आप भी ओनर नहीं हो, राइट। अब इसके एक्सेप्शंस भी देख लो, कि यानी कि कोई ऐसा केस भी है जहाँ पे नॉन ओनर कैन पास अ वैलिड टाइटल। देखते हैं। फर्स्ट इज टाइटल बाय एस्टॉपल। बेसिकली if the true owner, by their conduct or words, leads the buyer to believe that the seller has the authority to sell, then the owner is later estopped. Estopped means prevented from denying the seller's authority. मतलब कि मान लो कि जहाँ पे लिखा भी है मैंने एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ गुड्स स्टैंड्स बाय while his servant sells them to a buyer, suggesting tacit approval. So the owner cannot later deny the sale. मतलब ए ने बी को कुछ सामान बेचा, while this entire thing was happening, सी यहीं पे खड़ा था बिल्कुल साइड में, और ये सब देख रहा था होते हुए। ओनर सी था एक्चुअल में, सेलर ए था एक्चुअल में, बायर बी था। अब क्या बी ओनर बन जाएगा? यस, बिकॉज ओनर देख रहा था ये सब होते हुए, सो उसने अपने कंडक्ट से ये शो कर दिया कि ये ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है और होने दो। सो ओनर बाद में is prevented from denying that seller was not authorized to sell my goods and all. No, owner is owner अब नहीं बोल सकता। So this is called title by estoppel. एस्टॉपल का मतलब मैंने बता दिया। सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट, मतलब जिस बंदे के पास अथॉरिटी है टू सेल द गुड्स कोई भी बिजनेस में, वो पास कर सकता है टाइटल ऑफ गुड्स ओनरशिप बेसिकली इफ़ ही हैज़ द पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द ओनर्स कंसेंट। ओनर का कंसेंट ही है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। ही सेल्स देम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस डे टू डे में होता है ना कि हाँ, किसी की भी दुकान है, ओनर कोई और हो सकता है बट सेल कोई और कर रहा होता है, तो कोई ये थोड़ी बोलता है कि अरे हर आइटम के लिए आप पहले ओनर के पास जाओगे, पूछोगे, फिर दोगे, नहीं ना। कोई और एजेंट बन सकता है ना किसी सेलर का। मान लो आप किसी सुपरमार्केट में जा रहे हो, बिल बनाने वाला कोई और हो सकता है। हो सकता है उस पूरे सुपरमार्केट का ओनर कहीं और बैठा, उसे पता भी ना हो कि ये सेल हो रही है, राइट। सो इट कैन हैपन। मर्सेंटाइल एजेंट, द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सब कुछ अगर गुड फेथ में चल रहा है, ओनर का कंसेंट है, तो ऑब्वियसली ये तो मर्चेंटाइल होता ही है। सेल बाय जॉइंट ओनर, अब ये देखो, बायर के पास पोजेशन ऑब्वियसली आ जाएगा ना अगर वो बहुत सारे ओनर्स हैं और उनमें से एक ओनर से गुड्स को खरीद रहा है। जॉइंट ओनर है तो मतलब वो भी तो ओनर ही है, राइट। सो if the buyer is getting the goods from one of the several joint owners who is in sole possession with the permission of co-owners, provided the buyer acts in good faith। again good faith तो होना ज़रूरी है। सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये समझो, मान लो सेलर ने गुड्स का पोजेशन लिया था अंडर सम धोखाधड़ी या फोर्सफुली, है ना, कोएर्शन से ले गया था, एंड वो कैंसिल नहीं किया अभी ओरिजिनल ओनर ने, अभी तक कैंसिल नहीं किया एट द टाइम ऑफ रीसेल, उसने कुछ भी रिसाइंड अपना नहीं दिखाया। आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट एट समझाते हुए। देन ऑब्वियसली द न्यू बायर विल एक्वायर द गुड टाइटल प्रोवाइडेड दे बाय देम इन द गुड फेथ। अब इसको समझते एग्जाम्पल से। ए बाइज अ पेंटिंग फ्रॉम बी थ्रू फ्रॉड। Before B cancels the contract, A sells it to C, who is unaware of the fraud. Now C will get the title because C की गलती थोड़ी है कि अब उसने फ्रॉड से ले रखा है, इसमें C की क्या गलती है, राइट। सो C will get the title। हालांकि अगर B ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उसके बाद नहीं वो बेच सकता, राइट। सो बिकॉज ऑब्वियसली अगर A खरीद रहा है B से फ्रॉड के थ्रू, B विल नो कि फ्रॉड के थ्रू खरीदा है। अब जब तक उसने कैंसिल नहीं किया तब तक फिर ये थोड़ी है कि हाँ सी बेचारा बोलेगा, सी को थोड़ी पता है ऐसा कुछ चल रहा है, राइट। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल।
नेक्स्ट इज सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। मान लो एक सेलर है जो गुड्स बेचता है बट पोजेशन ऑफ गुड्स अभी भी उसी के पास है। उसके बाद क्योंकि गुड्स अभी उसी के पास है, वो दोबारा से वो गुड्स किसी और को भी बेच देता है। अब क्या होगा, सेकंड बायर जो होगा जिसको दूसरी बार में मिला है, सेकंड बायर गेट्स अ गुड टाइटल इफ दे बाय इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। बिकॉज सेकंड बायर की तो कोई गलती नहीं है ना, उसको तो नॉर्मल दिखाया गया प्रोडक्ट, उसको बेचा गया प्रोडक्ट उसने खरीद लिया। सो वहाँ उस केस में सेकंड बायर विल गेट द गुड टाइटल अगर उसने ले लिए होंगे वो गुड्स, राइट। सो ये वो केसेस हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं टू दिस थिंग, दैट रूल दैट वी हैड सेड, नेमो डैट क्वाड नॉन हैव इट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद बस इतना रखना है, नो पर्सन कैन गिव दैट व्हाट ही हैज़ नॉट। सिंपल, राइट। लेट्स गो आगे। सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ना मान लो एक बायर है, उसने ऑब्टेन करे कि भाई गुड्स की मुझे दे दो, मैं घर लेके जा रहा हूँ। सेलर ने कंसेंट भी दे दिया बट ऑफिशियली फॉर्मली अभी ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब इन केस ऑफिशियली ट्रांसफ़र नहीं हुई है ओनरशिप, तो क्या होगा, मान लो next is sale by the buyer in possession before the transfer of ownership. Let's say A is the buyer, वो obtain कर रहा है possession from B, घर ले आया अपने सामान, राइट। बट अभी फॉर्मली जो है उस तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, राइट। बट वो पोजेशन लेके आ गया, गुड्स एक ही घर में है बट अभी तक सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एक्चुअल सेल नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब क्या होगा, ए किसी और को भी बेच देते हैं, मान लो वो सी को बेच देते हैं। थर्ड पार्टी जो है उसके पास क्या वैलिड टाइटल आ गया है? यस, उसके पास वैलिड टाइटल आ गया है, बिकॉज चाहे उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी बट क्योंकि गुड फेथ में था ले लिया, एंड उसमें एक ही गलती नहीं है, बिकॉज ए तो क्या है गुड फेथ में ही लेके आया, राइट। एंड उसमें इसका कंसेंट भी था, तो अगर इसने कंसेंट दे ही दिया है तो फिर दिक्कत क्या है, राइट। नेक्स्ट, सेल बाय अनपेड सेलर। ये एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, ये राइट ऑफ लियन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलग से। सो आई विल टेल यू व्हेन द राइट ऑफ लियन इज़ अबाउट टू कम, तब ये चीज़ आप समझ जाओगे, सेल बाय अनपेड सेलर। तो जिस भी केस में अभी याद रख लो कि अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करता है, या फिर ये स्टॉपेज इन ट्रांसफर भी होता है, एंड देन फिर वो रीसेल कर देता है, तो फिर अगेन ट्रांसफ़र जो है नए बायर के पास हो जाता है, ओनरशिप का टाइटल मिल जाता है, राइट। आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स। बहुत जेनेरिक क्वेश्चन बट अगेन इंपॉर्टेंट। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, राइट, किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट का। अब रूल्स डिपेंड ऑन वेदर द गुड्स आर स्पेसिफिक और असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। असर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स, दोनों में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के रूल्स आर डिफरेंट। अगर स्पेसिफिक या असर्टेन्ड गुड्स हैं, यानी कि वो टाइप ऑफ गुड्स जो आइडेंटिफाइड हैं एंड अग्रीड अपॉन है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले से दोनों को पता है कि हम किन गुड्स की बात कर रहे हैं, सो उस केस में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। पार्टीज ने जब एग्री किया है उसी टाइम पे होगा, राइट। रूल्स क्या है, डिलीवरेबल स्टेट, मतलब कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट पे और कोई आगे पीछे कंडीशन नहीं है तो ओनरशिप इमीजिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगी, राइट। मान लो ए बाइज अ टीवी ऑन डिस्प्ले दैट इज़ रेडी फॉर हैंड ओवर, ओनरशिप ट्रांसफ़र इंस्टेंटली, इवन इफ पे लेटर का ऑप्शन है, बट अगर डिलीवरेबल स्टेट में है एंड वो मैं बाय कर रहा हूँ इमीजिएटली जो है, क्योंकि वो आगे पीछे कोई कंडीशन नहीं है ना, सो ओनरशिप इमीजिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। पेमेंट इज़ नॉट रेलेवेंट, पेमेंट लोन पे क्रेडिट पे लेते हैं ये चीज़ें। टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, अब मान लो इफ़ द सेलर हैज़ टू डू समथिंग टू पुट द गुड्स इन सम डिलीवरेबल स्टेट, मान लो उसकी पॉलिशिंग बाकी है, पैकिंग वगैरह करके देने होती हैं तो पैकिंग बाकी है, तो ओनरशिप विल पास ओनली आफ्टर वट एवर दैट थिंग दैट वॉज पेंडिंग दैट इज़ डन एंड द बायर इज़ टोल्ड अबाउट इट। जैसे मैंने बोला, ए बाइज अ कार दैट नीड्स फाइनल वॉश एंड पॉलिश,
तो ओनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगी जब वो फाइनल वॉश एंड पॉलिश होगी और बायर को बताया जाएगा कि हाँ जी फाइनल वॉश एंड पॉलिश हो गया है, अब आके आप ले जा सकते हो, राइट। प्राइस असर्टेनमेंट, देखो अगर सेलर if the seller must weigh, measure or test or do some other act or to the goods for purpose of ascertaining the price, then the ownership price passes only after this act is done, है ना। कि लेट मी चेक, मुझे दाल देनी है, मैं पहले मेजर करूँगा कि मेरे को 1 किलो दाल देनी है, तो मैं 1 किलो का मेजर करूँगा, उस मेजर करके ही मैं आपको दूंगा। जब तक मेजर नहीं होगा तब तक आप नहीं ले सकते, बिकॉज आई विल असर्टेन द प्राइस, राइट। मैं अगर वेट कर रहा हूँ या कोई मेजर कर रहा हूँ या मैं कोई और टेस्ट वेस्ट करके दे रहा हूँ, तो आई विल नीड दैट टू असर्टेन द प्राइस, राइट। इफ़ आई एम मेजरिंग कि कितनी दाल दी है, वो मेजर करूँगा मैं 1 किलो की दी है, तो ही मैं 1 किलो का प्राइस चार्ज कर सकता हूँ आपसे, राइट। सो ए बाइज 10 tons ऑफ कोल फ्रॉम अ लार्जर स्टैक, but price will be determined by weighing, right? So ownership will be transferred only after that weighing is complete, right? And A is informed. This is all about ascertained goods because we know exactly what goods we are talking about. यानी कि दूसरे गुड्स कौन से होंगे, अनअसर्टेन, जहाँ पे गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने आपको जस्ट ये बोल दिया कि 10 tons ऑफ वीट फ्रॉम माई गोडाउन, ये लिख दिया है, दिस इज़ अनअसर्टेन, मैंने अभी उसको देखा नहीं है, मैंने अभी तक खुद उसे मेजर नहीं किया, राइट। सो द प्रॉपर्टी विल पास ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन, यानी सेट असाइड एंड आइडेंटिफाइड, कि ये वाले 10 किलो हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ, and the goods are unconditionally appropriated to the contract by the seller with the agreement of the buyer। मतलब कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10 किलो चाहिए, तो मैं पहले वो दिखाऊंगा कि ये 10 किलो का बोरी है, ये वाली मैं आपको दे रहा हूँ, चेक कर लो जो भी करना है, एंड देन आपका कोई आगे पीछे यदि अदी कुछ नहीं होगा, है ना, कंडीशन नहीं होगी। सो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करोगे, एलोकेट करोगे, देन ओनली सेल, जो बायर है वो बोलेगा कि हाँ दे दो, तो आप दोगे, राइट। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, ए ऑर्डर्स 50 chairs फ्रॉम बीस फैक्ट्री, ओनरशिप ट्रांसफर्स व्हेन बी सेट्स असाइड एंड लेबल्स द 50 specific chairs। 50 chairs तो ठीक है, कोई भी हो सकती है, बट मैं प्रॉपर 50 जब तक चेयर एक अलग टाइप की रख नहीं देता हूँ, एंड देन आई से कि ये वाली 50 मैं दे रहा हूँ, देन इट इज़ आइडेंटिफाइबल, ठीक है। ए शुड अग्री टू दिस आइडेंटिफिकेशन एंड देन ट्रांसफ़र होगा, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ अनपेड सेलर। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अनपेड सेलर का मतलब एक ऐसा बंदा जिसने गुड सेल किए हैं बट वो अभी तक अनपेड है, मतलब उसको पेमेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है। अब मान लो ये कौन से केस में हो सकता है कि पेमेंट नहीं हुई, या तो सामने वाले ने पेमेंट दी ही नहीं है, या पेमेंट दे दी है चेक्स वगैरह के थ्रू और वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो होता है, राइट, इट कैन बी डिसऑनर्ड। सो या तो ऐसा कुछ हो गया, दोनों ही केस में सेलर को अभी तक पेमेंट नहीं आई है हाथ में, राइट। सो इस केस में बोलते हैं कि सेलर इज़ अनपेड, राइट। सो अनपेड सेलर, यही या तो प्राइस इज़ नॉट पेड या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ डिसऑनर्ड। राइट्स क्या होंगे, अब ऑब्वियसली इसमें सेलर की तो कोई गलती नहीं है कि भाई उसको बेचारे को पेमेंट नहीं है, तो द सेलर विल हैव सर्टेन राइट्स। क्या है राइट्स उसके, वो समझ लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो बहुत बेसिक है, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन क्या होता है, इट इज़ द राइट टू रिटेन द पोजेशन। मतलब मान लो अभी तक गुड्स है मेरे पास ही हैं और एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, मुझे बस अब गुड्स को देना है, बट मुझे पेमेंट नहीं आई है। सो आई हैव द राइट कि मैं गुड्स भी ना दूँ, मतलब फिज़िकली उस तक उसके घर ना पहुँचाऊँ। आई कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स विद मी टिल आई रिसीव द पेमेंट। अब ऑब्वियसली ये तब नहीं होगा जब बंदे ने बेचारे ने लिए ही क्रेडिट पे है ना, तो फिर तो पॉइंट ही ये है क्रेडिट पे लेने का कि पेमेंट उस टाइम नहीं दूंगा। या हो सकता है कि क्रेडिट पीरियड एक 30 days का है, बट हाँ 30 days तक फिर ठीक है, उस तक मतलब वो होंगे, बट टर्म ऑफ क्रेडिट अगर एक्सपायर हो गया है तो अगेन आई कैन रिटेन द पोजेशन। अगर फिर भी गुड्स मेरे पास हैं और 30 days तक उसे पेमेंट करनी थी, बाई चांस गुड्स मेरे पास ही हैं अभी और 30 days के बाद तो पेमेंट आनी चाहिए थी बट वो भी नहीं आई, तो आई हैव द राइट कि मैं गुड्स अपने पास रखूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को पेमेंट नहीं आई है, मैं क्यों दूंगा गुड्स, राइट। सो सो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि अगर
बाई चांस ऐसा हो गया है कि गुड्स फिजिकली उस तक नहीं पहुँचे हैं बायर के पास, तो आई कैन रिटेन द पोजेशन, अपने पास रख सकता हूँ मैं अनटिल द एंटायर प्राइस इज पेड। ऑब्वियसली दिस अप्लाइज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विदाउट क्रेडिट का कुछ स्टिपुलेशन, या टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो गए, देन ऑल्सो आई हैव द राइट कि भाई मेरे को पैसे मिले। या बायर ही मान लो इंसॉल्वेंट हो गए और फिर गुड्स मेरे पास है, तो मैं देखूंगा ना यार बायर तो इंसॉल्वेंट है, मैं क्यों इसको गुड्स इसके घर पहुंचाऊं, ये तो पैसे ही नहीं देगा मुझे, है ना, पैसे ही नहीं निकलवा पाऊंगा मैं इससे, सो मैं गुड्स नहीं दूंगा। सो आई हैव द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल यही कि ए सेल्स फर्नीचर टू बी बट कीप्स इट इन स्टोरेज, इफ बी फेल्स टू पे ए कैन होल्ड द फर्नीचर यूजिंग द राइट ऑफ लियन। नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन, कि थोड़े दिन तक गुड्स मेरे पास थे, अब पेमेंट नहीं आई है मुझे, बट मैंने गुड्स को ट्रक वाले को दे दिया कि उसके घर पहुंचा दे। अब जब उसको दे दिया और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में है और फिर मुझे पता लग रहा है कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया है, देन आई कैन कॉल द ट्रक वाला एंड से कि भैया वापस आ जाओ, गुड्स नहीं पहुंचाने उसके घर, कम बैक। सो दिस इज़ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि गुड्स ट्रांजिट में है और मैंने स्टॉप करा दिया उन्हें, सो राइट है, इसका हक है मेरे पास कि मैं ये करा सकता हूँ। बट दो ही चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, एंड सेकेंडली इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन ओनली, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम रिटेनिंग और रीगेनिंग द पोजेशन। रिटेन मतलब रखना अपने पास, रीगेन मतलब पोजेशन जो हट गया था जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन में भेजे थे उसको मैं रीगेन कर रहा हूँ, आई एम रिटर्निंग बैक माई पोजेशन ऑफ गुड्स। सो right of stoppage in transit if the unpaid seller has parted with the possession, matlab they are in transit, and then the buyer becomes insolvent, then the seller can stop the goods while they are in transit and resume the possession until the price is paid. So वही अगर शिपमेंट कराई गुड्स की और मिडवे पता लगता है कि भाई वो तो बैंकक्रप्ट हो गया, देन ऑब्वियसली आई कैन ऑर्डर कि भैया वापस आ जाओ, मुझे गुड्स नहीं देने। दिस इज़ व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट में, राइट। देन राइट ऑफ रीसेल, अनपेड सेलर के पास ये हक है कि भैया मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, थर्ड पार्टी को, अगर मुझे आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। बट ये तभी होगा जब या तो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, बिकॉज तब ये हो जाएगा ना कि भैया कितने दिन हो गए आपने पैसे नहीं दिए, मेरे गुड्स ख़राब हो रहे, तो ऑब्वियसली मैं अपना लॉस थोड़ी सहूँगा। सो उस केस में आई हैव द राइट कि मैं किसी और को दे दूँ, बिकॉज मेरे गुड्स ख़राब हो रहे हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, राइट। सो उस केस में, या मान लो मैंने नोटिस दे दिया है कि भाई साहब आपको 10 दिन में पेमेंट करनी है, नहीं तो मैं किसी और को ये गुड्स बेच दूंगा, एंड देन फिर 10 दिन तक भी फिर मेरे को नहीं आती पेमेंट, तो मेरे पास राइट है कि मैं 10 दिन के बाद नोटिस, बेसिकली 10 दिन के बाद मैं किसी और थर्ड पार्टी को वो बेच सकता हूँ, राइट। अगर मैंने क्या किया होगा, नोटिस दिया होगा बायर को ऑफ माई इंटेंशन टू रीसेल, एंड फिर भी बायर डज नॉट पे द प्राइस विद इन अ रीजनेबल टाइम, राइट। राइट ऑफ रीसेल वॉज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने पहले से ही शुरुआत में पहले ही बेचते हुए कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट अपना रिजर्व करवा लिया था कि देखो अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं किसी थर्ड पार्टी को ये बेच सकता हूँ, तो फिर आई विल हैव द राइट कि मैं एक्चुअल में बेच भी सकता हूँ, बिकॉज वो राइट मैंने अपना खुद रिजर्व करवा लिया था अपने पास, राइट। कंपेयर द राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये तो मैंने बता ही दिया कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज़ नथिंग बट एन एक्सटेंशन, क्योंकि राइट ऑफ लियन में आई एम डूइंग रिटेनिंग, कि भैया अब मेरे पास ही पड़े हैं बाई चांस और मैं फिर नहीं ही दे रहा हूँ, आई एम रिटेनिंग द पोजेशन। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज़ रीगेनिंग, कि मैंने ट्रक वाले को दे दिए थे और अब मैं वापस रीगेन कर रहा हूँ पोजेशन बिकॉज मुझे नहीं देने। बट हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो याद रखनी थी वो क्या थी, आई हैव टोल्ड यू दिस, ये तो हो गया आई थिंक, है ना, रिटेन द पोजेशन, रीगेन द पोजेशन। टाइमिंग ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक्चुअल पोजेशन फिजिकली मेरे पास ही है तभी होगा, एंड ये तब होगा जब ट्रांजिट में है, राइट। और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंसॉल्वेंट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन वाले में, कि इंसॉल्वेंट पता लगा मुझे, फिर मैंने बोला कि नहीं भाई नहीं, उसमें राइट ऑफ लियन इज़ व्हेन नॉन इंसॉल्वेंट में भी जो हमने केसेस किए हैं, राइट। उसके अलावा नॉन पेमेंट का भी उसमें क्लॉजेस थे ना यहाँ पे जो मैंने बताया राइट ऑफ लियन के अंदर, कि ये वाले केसेस में आप कर सकते हो, राइट। दिस राइट अप्लाइज इन ऑल दीज केसेस। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट वाला भी है बट दो और केसेस भी हैं, राइट। सो
इंसॉल्वेंट के अलावा इसमें केसेस हैं, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ तभी इंसॉल्वेंसी के ही केस में आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। देन एंड कब होता है? देखो, राइट ऑफ लियन एंड तब होता है जब मैंने उसको ट्रक वाले को जैसे ही दे दिए, मतलब मेरे पास से पोजेशन हट गया, तो जैसे ही पोजेशन ऑफ गुड्स मेरे हाथ से निकल गया, देन आई हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लियन, बिकॉज राइट ऑफ लियन इज ऑलवेज कि मेरे पास पोजेशन होना चाहिए, देन आई कैन रिटेन द पोजेशन, है ना। अब और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब शुरू होता है? जहाँ राइट ऑफ लियन एंड होता है। जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्टेशन में भेज दिए, मतलब मैंने अपने अपने से हटा दिए, सो अपने से हटाने पे राइट ऑफ लियन ख़त्म और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो गया। और फिर जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन वाले भी ख़त्म हो जाएगा और बायर तक पहुंच जाएगा उसका पोजेशन, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अबाउट अनपेड सेलर के राइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ केस स्टडीज़ टाइप आपके पेपर में आती हैं, सो उसके लिए ये देखते हैं। A orders 10 tons of fruit juice packed in cases of 20. Goods delivered were packed in cases of 10, although the quality was same. Can A reject the goods? Answer is yes. If you remember, there is an implied condition of description. अगर मैंने ऑर्डर ही दिए हैं 200 टिन्स पैक्ड इन केसेस ऑफ 20, देन आई शुड रिसीव केसेस ऑफ 20. देयर इज़ नो वे आप डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डर को ही चेंज कर दो। मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर के, तो आपको वही देने पड़ेंगे, अदरवाइज आई हैव द राइट अगेंस्ट इट, राइट। सो yes, I can reject the goods. Case is governed by the implied condition as to description. सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। The contract description includes all the particulars that identify the goods and this extends to the method of packing also, कि मैंने बोला है 20 के पैक्स में चाहिए। Since the goods were packed in cases of 10 instead of agreed upon 20, they do not correspond to the contract description even though the quality of juice was the same. Breach of condition gives A the right to repudiate or reject the goods. राइट। सो सिमिलर आपने ये केस जो किया था मूरे का केस, मूरे एंड कंपनी वर्सेस लॉन्डियर एंड कंपनी, दिस केस हैड सिमिलर फैक्ट्स, तो आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर दिस, राइट। एक्स द ओनर ऑफ कार हैंड्स ओवर द कार टू वाई, अ मर्सेंटाइल एजेंट, टू सेल इट फॉर नॉट लेस देन 60,000. वाई सेल्स इट फॉर 50,000 एंड मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी. Z buys in good faith. Will Z get the good title? Yes. If you remember, मैंने बोला था Z की तो कोई गलती नहीं है, उसने तो गुड फेथ में बाय किया, राइट। सो ये रूल है एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला था? नो वन कैन गिव वट ही डजेंट हैव। सो यहाँ पे एक पॉइंट किया था हमने, सेल बाय अ मर्सेंटाइल एजेंट, कि अगर मैंने किसी को ऑथराइज़ किया है कुछ बेचने के लिए और फिर वो बेच देता है, वो कैसे भी बेचे, उसने जिसको भी बेचा अगर उसने गुड फेथ में ख़रीदा है, देन उसकी गलती नहीं है। मतलब अगर द सेल इज़ बाय मर्सेंटाइल एजेंट जिसके पास पोजेशन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और बायर एक्ट्स इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ द एजेंट्स लैक ऑफ अथॉरिटी, मतलब प्राइस का रिस्ट्रिक्शन का बायर को थोड़ी पता था, तो ये बायर की गलती नहीं है। तो आप किसी भी केस में ये नहीं बोल सकते कि जेड विल नॉट गेट द गुड्स टाइटल, बिकॉज जेड की यहाँ पे कोई फॉल्ट थोड़ी। जनरली सोचो ना, जेड को आप क्या जाके बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे साहब ने तो मना किया था पहले पर इसने इतने कम में बेचने का, तो आप मुझे गुड्स वापस दे दो। नहीं भाई, वो बोलेगा भाई तूने, तेरे से ख़रीदे मैंने और तू एक ऑथराइज्ड बंदा है जो, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस चला रहे हो, राइट। तो मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप सुपर मार्केट में किसी ऐसी दुकान पे जाते हो, शॉपकीपर को बोलते हो मुझे ये पैकेट ऑफ चिप्स चाहिए, वो पैकेट ऑफ चिप्स आपको दे देता है 5 रुपये का, बाद में पता लगता है कि वो 10 रुपये का था, कि वो आपसे वापस ले सकता है? वो नहीं, आप ही ने बेचे हैं, मैं तो दुकान में नॉर्मल ख़रीदने आया था, राइट। सो मर्सेंटाइल एजेंट के केस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के केस में, अगर गुड फेथ में बायर खरीदता है, देन उसके पास वो टाइटल पहुंच जाता है। सो सिंस जेड बॉट द कार इन गुड फेथ फ्रॉम वाई, and why is none other than a mercantile agent who is in possession with the consent. Obviously बिजनेस चला रहा है, उसको कंसेंट दे रखा था ना उसके ओनर ने कि भाई हाँ तू बेच सकते हैं, मेरे अथॉरिटी है। सो जेड एक्वायर्स अ वैलिड टाइटल इवन दो वाई वायलेटेड एक्सेस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मिनिमम प्राइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सेल्स द गुड्स टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस.
B pledges the goods with C. A sues B for the price. Will he succeed? Obviously yes. If you remember, I had told you कि मान लो मैंने किसी को गुड्स दिए हैं और सेल और रिटर्न बेसिस पे है कि आपको पसंद आए हैं तो ले लेना, नहीं तो आप वापस भी कर सकते हो। बट सामने वाला कुछ ऐसा कर देता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ऑब्वियसली उसने रख ही लिए हैं अब तो गुड्स, तो फिर वो बाद में आके वो नहीं बोल सकता कि अब मुझे ये नहीं रखने, है ना, और मुझे आपको पैसे नहीं देने, मुझे रिटर्न करने। देन दिस कांट हैपन बिकॉज आपने एक ऐसा एक्ट किया है जिससे मुझे श्योरिटी मिल गई कि हाँ ऑब्वियसली आप रख ही रहे हो गुड्स को, राइट। सो दिस इज देयर। So yes, A will succeed in recovering the price from B because under section 24, when the goods are delivered on sale or return basis, ownership will pass when he does any act of adopting the transaction। कि कोई भी ऐसा एक्शन जिससे मुझे लग रहा है कि आपने उस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया है। जैसे यहाँ पे अडॉप्टिंग का मतलब क्या है कि ट्रीटिंग द गुड्स एज योर ओन, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे पता लग रहा है कि हाँ आपने अपना ही समझा इस गुड्स को। जैसे प्लेजिंग किया है गुड्स की, मतलब आपने एज अ सिक्योरिटी दी है ना फॉर अ लोन, आप ऑब्वियसली समझ रहे हो उस गुड्स को अपना, तभी उसको एज अ सिक्योरिटी दोगे। सो ऑब्वियसली दिस इज एन एक्ट ऑफ अडॉप्शन। सो आई विल अज्यूम कि आपने गुड्स रख लिए हैं, राइट। सो B becomes the owner the moment he pledges the goods to C. So A is no longer the owner, so he cannot recover the goods from C who has a valid pledge. So A can successfully sue B for the agreed contract price. Kirkham versus Attenborough, ये केस इसके क्या फैक्ट से मिलते हैं, राइट। सो इसके साथ आपका जो ये यूनिट 4 था, आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट 4 के अंदर जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं वो आई थिंक मोर देन सफिशेंट है, उसके बाहर नहीं आपसे पूछेगा मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी क्वेश्चन। सो गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं हेल्प किए होंगे। आई विल कम अप विद मोर यूनिट्स। ऐसे 5 यूनिट्स हैं टोटल, एक यूनिट होगा, 4 और है। सो एक एक करके कवर करेंगे एंड दैट्स हाउ बिजनेस लॉज विल बी डन। इसमें मैंने PYQs वगैरह सब कुछ कवर कर लिया, केस स्टडीज़, PYQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। सो गुड लक, बाय बाय।